नमस्कार दोस्तों, आज है 16 जुलाई और आज के करंट अफेयर आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ही क्रक्स फॉर्म में रहेगा। स्टार्ट करने से पहले जो पहली बार उनको बता दूं, एकेडमी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। पिछले 3 साल से 108 सिलेक्शन हुए हैं। 2024 में भी 51 सिलेक्शंस हुए हैं, इंक्लूडिंग एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार। पिछले साल रैंक 1 भी एकेडमी से ही ऑफलाइन स्टूडेंट रहे थे। अभी भी फिलहाल अभिमन्यु बैच रनिंग है। एचसीएस 2025 को टारगेट कर रहा है। आप इसकी डिटेल देख सकते हो आराम से चैनल पे जाके। और लड़कियों के लिए विशेष करके आने वाली 28 जुलाई को एक टेस्ट रखा जा रहा है दादरी में ही, मिशन शक्ति। हर डिस्ट्रिक्ट से एक लड़की जो सबसे ज्यादा नंबर के साथ पास होगी उसको हम 1 साल के लिए फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग देंगे, मेंटरशिप इंक्लूडिंग करके। आज का जो हमारा न्यूज है, हेडिंग देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लुकिंग टू द यूज ऑफ मनी बिल्स। तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जानने वाला है जो मनी बिल होते हैं। मनी बिल में आपको पता है कि सिर्फ लोकसभा वोटिंग करता है, राज्यसभा को वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। विद और विदाउट उनके रिकमेंडेशन पास होता है। तो बहुत सारे बिल ऐसे हैं जिसको एज ए मनी बिल बोल के पास कर दिया जाता है, लेकिन वो असल में मनी बिल होता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट वहां देखेगा। दूसरा है इंडिया और रशिया डबल रुपी रूबल पेमेंट्स। तो अभी रिसेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रशिया को विजिट किया, $100 बिलियन का ट्रेड करने की बात कही फ्यूचर में। तो हमारा जो पैसा है, जो ट्रांजेक्शन है रूबल और रुपी का, वो बढ़ गया है। तो एक अच्छी खबर है कि ट्रस्ट बढ़ रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट से। अगली खबर है कि इसरो हैज ए प्रॉब्लम, मैनी रॉकेट्स बट टू फ्यू सैटेलाइट टू लॉन्च। इंडिया की जो स्पेस पॉलिसी आई उसमें जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद से एक नई प्रॉब्लम आ रही कि जितनी डिमांड है उससे 3 गुना ज्यादा हमारे पास सप्लाई है। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। तो उसमें हमको देखना होगा कि हम कैसे उस सप्लाई को डिमांड को बढ़ाएं और इंडिया के क्या क्या मिशन है। यूनियन गवर्नमेंट्स रेन इन फाइनेंशियल ट्रांसफर टू स्टेट्स। तो यूनियन गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मतलब ट्रांसफर्स हो रहे हैं, हमने कल भी देखा था कि जो बजट है उसके, सॉरी, जो टैक्स फाइनेंस कमीशन होता है उसके हिसाब से 42% जाना चाहिए, लेकिन वो पैसा कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं इसको नहीं आर्टिकल कवर किया था। कल वाला आर्टिकल जरूर देखना आप। जस्ट अ मोमेंट। हम्म तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन रहेगा। वर्ल्ड रेयरेस्ट व्हेल, अभी न्यूजीलैंड के कोस्ट पे एक बहुत बड़ी व्हेल मिली है जो माना जाता है कि वन ऑफ द रेयरेस्ट व्हेल है। तो वो साइंटिफिक रिसर्च में काम आने वाली है। बिग ब्रदर टू ब्रदर इन नेपाल इंडिया। अभी रिसेंट में नेपाल में इलेक्शंस हुए हैं, नया प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं। तो अब इंडिया के जो रिलेशंस हैं नेपाल के साथ 2015 के बाद खराब ही चल रहे हैं, बिकॉज वहां पर इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट था वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। और इंडिया उनका मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, हमारा ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ। और जो हमारी बाउंड्री है उत्तराखंड के साथ नेपाल की, काली नदी, तो वहां भी डिस्प्यूट्स हैं। तो पिछले कुछ सालों से चाइना का प्रभाव बढ़ रहा था, बिकॉज हमारे देश का प्रभाव कम हो रहा है। नेपाल के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो यहाँ मसूरी में ट्रेन होते हैं। तो इंडिया और नेपाल का तो एक ये समझो कि भाई भतीजा का रिश्ता है। बॉर्डर के इस पार उस पार शादियां होती रहती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया रिलेशन है, तो हमें उसको सुधारना चाहिए। और लास्ट में हम देखेंगे इंडस रिवर। चलो, पहले न्यूज देखते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो भी आपने चेंजेस किए हैं, कंट्रोवर्शियल बिल्स हैं, जिनको आपने ऐसे मनी बिल बोल के पास कर दिया है, आप आर्टिकल 110 में देखोगे तो वहां मनी बिल की डेफिनेशन है। पॉलिटी का प्रॉपर टॉपिक है पार्लियामेंट में। हुआ क्या कि 2017 में एक बिल पास हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड फाइनेंस एक्ट 2017। इसको एज ए मनी बिल बोल के पास कर दिया और राज्यसभा को बाईपास कर दिया। इसको लेकर राज्यसभा में सवाल उठे। तो अब हमारे चीफ जस्टिस ने कहा है कि भाई हम इसको देखेंगे। 7 जज का एक बेंच बनाया गया था। तो ये प्रॉपर आर्टिकल 110 आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट का जो चैप्टर है अच्छे से रिवाइज कर लेना। और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, सारा मतलब स्टैटिक पोर्शन है। इस तरह क्वेश्चन हमने कल भी किया था, सेम क्वेश्चन कि भाई फाइनेंस बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, इस तरह से ना। तो ये कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें आज। चलो, हाँ, बायलेटरल रिलेशन में अगर हम देखें तो भाई इंडिया और रशिया के बीच में 100 बिलियन का ट्रेड हमने टारगेट रखा है 2030। टारगेट तो हम एक नंबर के रखते हैं, 2070 तक हमने ये टारगेट रख रखा है कि कार्बन न्यूट्रल हम हो जाएंगे। 2045 तक हम पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर लेंगे। 2025 तक हम टीबी खत्म कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब के बहुत सारे टारगेट्स हैं, ये मेंस में काम आते हैं आपको मेंशन करने। प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेंस में तो आपको लिखना ही चाहिए। तो अब हमारा उनके साथ बढ़ रहा है। तो जब से मोदी जी मॉस्को गए हैं, तो वहां पर जो रुपी का इन्वेस्टमेंट है और रूबल का जो इंटरचेंज है वो बढ़ गया है। तो उन्हें खुद के बैंक कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 80% डिपॉजिट बढ़ गए हैं।
अच्छी बात है कि हम हमारा ट्रस्ट बढ़ रहा है कि भाई इंडिया इंडिया ऐसे खराब टाइम में भी रशिया के साथ खड़ा है, जबकि यूरोपियन उनको बॉयकॉट कर रखा है। तो ऑटोमोबाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में रशिया में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रशिया इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर भी है, ये आपको पता रहना चाहिए। वहां से हम बहुत सारे मिसाइल लेते आए हैं, S-400 भी हम वहीं से ले रहे हैं, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो भी हमने रशिया से लिया था। 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हुआ था तब भी रशिया हमारे साथ खड़ा था जब, ठीक है। तो रशिया के साथ हमारा रिलेशंस बढ़ रहे हैं। कुछ सालों पहले हमने यूएस के साथ रिलेशन बढ़ाए थे, तो रशिया को बुरा लग गया था। रशिया ने फिर क्या किया था, चाइना का हाथ पकड़ लिया था, पोसंपा खेलने लगे चाइना के साथ। लेकिन समझ में आ गई चाइना किसी का भी नहीं है, चाइना खुद का भी नहीं है, ठीक है, अपने लोगों का भी नहीं है वो चाइना, ठीक है। तो इस हिसाब से इंडिया का एक रुतबा है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। रशिया का पुतिन है भाई, तो सिग्मा है, मेल सिग्मा। तो उन दोनों का रिलेशन बहुत पक्का होना चाहिए। ये रशिया, चाइना और यूएसए, ये दोगले आदमी है, ठीक है, इस हिसाब से। तो हमारे जो रिसेंट की विजिट थी, इससे हमारी इकोनॉमिक टाइज मजबूत होंगी, यही कहना चाह रहा है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कोई अगर कोई मेजर डील साइन होती है, ठीक है, जैसे भाई ये डील साइन हुई थी 2019 में, एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड। सिर्फ इतना पूछा कि भाई किसके साथ साइन हुआ है। आप पिछले क्वेश्चन उठा के देख लेना आईआर के, 80% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई मेजर डील साइन होगी, मान लो यूएस के साथ बैक का है, इस तरह के डील साइन हुई थी, या जापान के साथ कुछ हुआ, यूएस के साथ कुछ हुआ, चाइना से कुछ हुआ। तो ऐसे इस तरह के जो पैक्ट साइन होते हैं ना, सिर्फ इतना पूछते हैं किसके साथ हुआ है। तो ये तो बहुत इजी केक वोक होना चाहिए, रिवीजन इज द की। अब इसरो वाला न्यूज है कि भाई जितनी इनके पास सप्लाई है उससे 3 गुना कम डिमांड है। इंडिया की जो स्पेस पॉलिसी है उसमें दिक्कत आ रही है कि इंडिया के पास सब कुछ है, लेकिन जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी है नहीं। तो भाई डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, लोगों में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ये टेक्नोलॉजी जबरदस्ती देनी पड़ेगी। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि भाई तुम 3 गुना बना के क्यों बैठे हो, आसमान में तुम इतनी सारी सैटेलाइट भेज चुके हो ऑलरेडी। स्पेस डेबरी एक नई टर्म आ रखी है कि जो कचरा है वो ऊपर कचरा इतना घूम रहा है कि वो सब कुछ कचरा कर सकता है, और कितनी स्पीड से घूम रहा है। अगर वो एक भी टूटा फूटा अगर दूसरी सैटेलाइट को टच कर गया तो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, किसी ने सोची नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम सोच नहीं रहे हैं। सिर्फ इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में देखना होगा कि अगर ये सैटेलाइट गिर गई सारी, तो हम फिर से हड़प्पन टाइम, हड़प्पन तो फिर भी एडवांस था, स्टोन एज टाइम में पहुंच जाएंगे, पत्थरों से आग जला रहे होंगे, न्यूक्लियर वॉर अगर हो गया तो हमारे पास 4 लॉन्च व्हीकल हैं, एसएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, LVM-3। तो हमारे पास अगर हमारे पास 4 टन तक की लिमिट है, 4 टन से ऊपर अगर लोड भेजना है आसमान में, तो फिर हम एरियन 5 या स्पेस एक्स का फैल्कन 9, ये लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, इसके अंदर सैटेलाइट जाती है। अभी इंडिया क्या कर रहा है, रीलॉन्चेबल व्हीकल यूज कर रहा है, जैसे उसका नाम था पुष्पक, ठीक है। तो वो पुष्पक हो गया, जैसे ये फैल्कन 9 है, ये ऊपर जाएगा, छोड़ के आएगा, नीचे आ जाएगा। हमारे वाले हैं ऊपर गया और पानी में गया छपाक, वो पानी में गिर जाता है। लेकिन अब जो हमारा पुष्पक आ रहा है, वो जाएगा, छोड़ के आएगा मिसाइल को, सैटेलाइट को, और नीचे आके लैंड कर जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैला लो, स्पेस में इंटरनेट सर्विस दे दो, ठीक है। तो हम भी अब नया एक लॉन्च व्हीकल और नया करना चाह रहे हैं कि भाई LGLV, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये 10 टन तक ले जा सकता है। इस तरह का हम कर रहे हैं। कंक्लूजन क्या होगा भाई, कि हमारा जो डिमांड ड्रिवन मॉडल है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, इफेक्टिव कस्टमर एजुकेशन चाहिए, मार्केट स्टेबलाइजेशन चाहिए, और हमें रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज यूज करना हो। एक अच्छा आर्टिकल है जीएस वगैरह में लिखने के लिए। मंगलयान के बारे में एक क्वेश्चन आया 2016 में, 4 स्टेटमेंट आई थी, तो उसमें एक स्टेटमेंट थी कि इंडिया ऐसा सेकंड कंट्री है जो जिसने मार्स पे भेज दिया है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इसके अलावा दो, आई थिंक दो तो कम से कम भेज ही चुके हैं, जैसे यूएसएसआर है, यूएसए है, तो इंडिया सेकंड तो नहीं था, इतना मुझे पता था। तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह की जो फैक्चुअल नॉलेज है वो आपको हेल्प करती है। अभी देखो एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया था, इसको टाटा ने खरीद लिया है। तो टाटा खरीदने के बाद इसमें ना काफी सुधार देखा जा रहा है, और रिसेंट में टाटा ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहा है। तो आपको मैं बताता हूं कि भाई इसमें देखो जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आने वाली है। अगर हम नंबर्स की बात करें ना, 470 हवाई जहाज एयर इंडिया ने ऑर्डर कर दिए कि इतने ले आओ। अब इमेजिन करो इतने सारे ऑर्डर होंगे, और इंडिगो की रैपिड ग्रोथ पहले से हो रही है, वो 370 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी उड़ा रहा है, ठीक है, और 980 का ऑर्डर दे रखा है। तो इंडिया का जो जो एयरक्राफ्ट है, एयरलाइन है, एविएशन सेक्टर है, वहां जबरदस्त बूम आने वाला है। हिसार में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, वहां हजारों लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी।
उसके लिए हिसार जेजू यूनिवर्सिटी में कोर्स भी चल रहे हैं 6 महीने के, 1 साल के। अगर किसी को नौकरी चाहिए तो वहां से कोर्स कर लो, अगले 5 साल में एविएशन में जबरदस्त नौकरी मिलने वाली है, या उनके जो शेयर मार्केट है वो भी जबरदस्त उछाल करने वाली है। तो हम चाह रहे हैं कि 2030 तक हम करीबन 700 एयरक्राफ्ट कर देंगे भाई। इमेजिन करो तो, एयर इंडिया ने $6.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दिया, इधर इधर इंडिगो 1 बिलियन का प्रॉफिट ले चुका है भाई। डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13%, 12-22% से बढ़ रहा है। तो जिस हिसाब से हवाई जहाज उड़ रही है, मधुमक्खियां जैसे उड़ती है हवाई जहाज हवा में, ऐसे उड़ती हुई दिखाई देंगी। तो अभी भी दिल्ली के एयरपोर्ट पे हर 2 मिनट में एक फ्लाइट लैंड हो रही है। तो इतना कंजेशन हवा में है, और आम आदमी को बोलते हैं कि पराली मत जलाओ, ये मत करो, वो मत करो, और ये एयरलाइन कितना धुआं छोड़ती है, यू कैन नॉट इमेजिन। हर आदमी को एयरलाइन में बैठने की जरूरत नहीं है भाई। हमारे पास हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एनवायरनमेंट को देखना चाहिए। आसमान में इतनी सारी चीजें उड़ रही हैं, तो वो मतलब बहुत सारी चीज तो शौक बन के रह गया, टूरिज्म बन के रह गया। ठीक है, यहां तक स्पेस टूरिज्म की बात आ चुकी है कि मंगलयान, मंगल ग्रह पर ले चलेंगे। तो भाई अपनी अपने प्लेनेट को आप खराब करके मार्स पे जाना चाह रहे हो, ठीक है। वी वांट टू डिस्ट्रॉय दिस प्लेनेट बिकॉज वी थिंक कहीं और भी जा सकते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये डेवलपमेंट तो होना चाहिए, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट जो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़े। आपने एयरपोर्ट बना दिया, आपने कभी देखा होगा एयरपोर्ट कितना बड़ा होता है, उसके लिए कितने सारे पेड़ और सब जीव जंतु सब मार के उसको कंक्रीट से बनाया जाता है। वहां पर इतने एयर कंडीशन पंखे, हवाई जहाज, सपोर्ट सिस्टम, इतना मतलब रिसोर्स लगता है, यू कैन नॉट इमेजिन। चेन्नई पुणे में भी वो बनाएंगे। सारा जो एविएशन सेक्टर का संभालता है, डीजीसीए देखता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है इनकी। एक स्कीम भी आई थी उड़े देश का आम नागरिक की, भाई छोटी मोटी जगह है जो है वहां पर 2,500 में इंसान को बैठाओ हवाई जहाज में। तो मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा दूंगा। तो ठीक, अच्छी बात है, उड़े देश का आम नागरिक। अब दिक्कत वे फॉरवर्ड क्या है भाई, हमें स्किल करना होगा, ट्रेन करना होगा, इंस्टीट्यूशन है उनको और बेहतर बनाना होगा, टैक्सेस को रेशनलाइज करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, लेकिन अभी और डेवलप होने का इसमें लग रहा है। ये आर्टिकल है, जैसे इसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में स्टेटमेंट दी गई थी। आर्टिकल 263, आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन का। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं जो है ना आपके डायरेक्ट आर्टिकल से आएंगे। एक बहुत बड़ी वेल मिली है, ये रही, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेड टूथ वेल। तो ये पहले कभी नहीं देखी गई, न्यूजीलैंड के बीच पे ये मरी हुई मिली है। तो इमेजिन करो कि ये पहली बार दिखी है। तो वेल जो होती हैं बड़ी बड़ी, ये डेप्थ में रहती हैं, इनको पकड़ना, इनको रिसर्च करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके ऊपर अभी स्टडी करी जाएगी, इसका जेनेटिक एनालिसिस होगा। 5 मीटर लंबी है, तो ये कहाँ रहते हैं, कहाँ पे इनकी क्या खान पान है, किस तरह का इनकी बॉडी है, क्या इनके फीचर्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे, चलता रहता है बस, कोई खास न्यूज नहीं है। 2019 में से क्वेश्चन आया था, तो 3 नाम दिए थे, ब्लू फिन्ड मैसीर, इरावली डॉल्फिन और रस्टी स्पॉटेड कैट। और ये बताया था ये नेचुरली कहाँ मिलती है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन था उस साल का, 2019 का। तो ये जो इरावली डॉल्फिन है ना, ये मिलती है इरावली रिवर के अंदर। और इरावली रिवर है यहाँ पर अपने म्यांमार में, और यहाँ सामने दे रखा चंबल रिवर। और चंबल रिवर हटाते ही उत्तर आ रहा है। तो कई बार यूपीएससी आपसे स्मार्ट खेलता है कि यार हमें नहीं पता ये दोनों कौन है, बट ये तो पता हो इरावली कहाँ बहती है, ये तो पता हो, ठीक है। तो इरावली रिवर अपना म्यांमार से बहती है, तो इरावली डॉल्फिन या उड़ीसा के आसपास भी मिलती है, ठीक है, इस हिसाब से। चलो भाई, आज का जो हमारा आर्टिकल है अपना नेपाल के साथ मैं आपको क्रक्स बता देता हूं कि नेपाल में 2015 के बाद इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं। बिकॉज इंडिया जो चाहता था वो हुआ नहीं। वहां पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, अपना संविधान। इंडिया के हिसाब से वो नहीं बना, इंडिया ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, वो उन्होंने नहीं माने। तो इंडिया ने करीबन 6 महीने तक वहां तक ब्लॉकेड भी लगाया। जो हमारे भारत से सामान जाता था वो हमने ब्लॉक कर दिया। तब उन्होंने चाइना के साथ पैक्ट साइन किए, ट्रेड के, बिजनेस के। तो चाइना तैयार बैठा, आओ आओ आन मिलो सजना। तो इस हिसाब से अब दोबारा से गवर्नमेंट चेंज हुई है, इंडिया में भी नई गवर्नमेंट बनी है, वहां भी नई गवर्नमेंट। तो एक आर्टिकल आया कि भाई दोनों के बीच एक अच्छा संबंध बनना चाहिए, हमारे पड़ोसी को हम नाराज ना करें। नेपाल हमसे नाराज होगा तो चाइना तैयार बैठा है, ठीक है। और इंडिया और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर है, ऐसी बैरिकेड नहीं है, आओ जाओ 10 रुपए में रिक्शा से छोड़ देते हैं। शादियां होती रहती है यूपी बिहार में उस तरफ। आपको पता ही होगा नेपाली भारत में मिल चुके हैं अब, ठीक है। नेपाली इज नॉट फॉरनर इन इंडिया, ठीक है। तो रेदर इट्स स्लैंग नाउ। तो इंडिया नेपाल के बीच में अगर हम देखें तो एक डिस्प्यूट क्या है, 1816 में एक लड़ाई हुई थी, नेपाल वॉर, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने करी थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, जो बॉर्डर है, जो आज हमारा उत्तराखंड है, ये नेपाल के पास हुआ करता था। उस टाइम हमने कब्जा किया था, मतलब ब्रिटिशर्स ने। तो जो रिवर को बाउंड्री बनाया था दैट वाज काली नदी।
तो उस रिवर को लेके आज भी डिस्प्यूट है भाई कि वो रिवर की ट्रिब्यूटरी है थोड़ा साइड बाय साइड ना, तो उसमें थोड़ा सा गैप है कुछ किलोमीटर का कि भाई ये वाली रिवर मानेंगे ये वाली मानेंगे उसको लेके। तो इंडिया हमेशा से मदद करते आया है। 2015 में भयंकर अर्थक्वेक आया, हमने उनको पैसा दिया, सपोर्ट दिया। हमारी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो वहां पे गई, हमने उनको नौकरी दी। उनके उनके सिविल सर्वेंट्स यहाँ मसूरी में ट्रेन होते हैं, नेपाली हैं, उनको हम जॉब देते हैं, हमारी आसपास हमारे कल्चर का हिस्सा है। लेकिन चाइना चाइना आपको पता ही है कि बर्बाद करके छोड़ देता है। ठीक है, चाइना कुछ इस तरह का है कि जिस दिन तुम्हारी आदत बनेंगे उसी दिन छोड़ देंगे हम, गाना आपने सुना होगा। तो हमारे, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि कुछ कीवर्ड्स हैं: म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस, रीजनल कोऑपरेशन, ग्रेटर स्टेबिलिटी, पीस, प्रोपेरिटी। यही सब घुमा फिरा के आपको लिखना होता है। बस आपको ये पता हो कि इंडिया नेपाल के बीच में 5 क्या मुद्दे हैं। रिवर का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, लैंग्वेज का है, इस तरह से। तो भाई इन्होंने नेपाल के साथ चाइना चाइना एग्रीमेंट मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, इस तरह से तो ये है, नेपाल की नई लीडरशिप आई है। तो ये सारे आपको याद रखने होंगे। हाइड्रो पावर का हमने रिसेंट में साइन किया है। रिवर, जो रिवर वगैरह आ रही है उसके साथ ना, एक तीस्ता रिवर भी आती है ऊपर से, वो भी डिस्प्यूटेड रहती है। जो सार्क बॉडी है उसको भी रिवाइव करना चाह रहे हैं और चाइना से हमको दूर ले जाना है। तो नेपाल की तो ओपन बॉर्डर है भाई, तो हमारा सदियों से इनके साथ नाता है पुराना, तो अब तो बहुत दूर हम दूर जा चुके हैं। जो गोरखाज हैं, गोरखा बेसिकली जो उत्तराखंड वाले एरिया में रहते हैं ना, तो करीबन 32,000 सोल्जर नेपाल के आज भी हमारे गोरखा रेजिमेंट में है। गोरखा सोल्जर्स बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब पहाड़ी लोग हैं और ये खतरनाक लोग हैं। मतलब इंडिया के लिए इन्होंने ग्रेटर कंट्रीब्यूशन दिया है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में होती है सूर्यकिरण। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज तो सबकी याद कर लेना, 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आई थी। अर्थक्वेक आया 2015 में, हमने कितनी मदद करी, $67 मिलियन हमने उनको दिए भाई। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, वाटर, क्या नहीं दिया हमने नेपाल को। तो अभी भी भाई अगर वो जाए ना तो जाए, देखो इससे ज्यादा इंडिया कुछ नहीं दे सकता। इंडिया ने ट्रिटी वगैरह साइन कर रखी हैं, तो ये सब था। वे फॉरवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है, बातचीत करो, बायलेटरल टाइज करो, पीस पीस एस्टेब्लिश करो, रीजनल स्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। यहां एक वर्ड था पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये रहा। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड टू द IR। ये आपको लिखना ही है हर एक आंसर में जब आप IR का आंसर लिखो। ठीक है, मैपिंग में देखते हैं कुछ रिवर, आज मेजर रिवर नहीं है। शोक रिवर है, इतना पता हो, शोक रिवर लेफ्ट है कि राइट है, ज्यादा कुछ नहीं पता। ये भाई काराकोरम रेंज से उठती है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। नुब्रा है, ये भी ये शोक की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नुब्रा ग्लेशियर से आती है। शिगार रिवर है, ये स्मॉल राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। गिलगिट है, वो भी राइट बैंक है इंडस की। हुंजा है, ये भी, ये गिलगिट में गिरती है। कुछ ऐसा हो सकता है, देखो इंडस, जैसे ये हुंजा है, क्या करते हैं इसको, हुंजा कहाँ गई, हुंजा गिरेगी गिलगिट में, गिलगिट गिरेगी इंडस में। तो कई बार ये स्पेसिफिक पूछ लेते हैं, तो ये अपनी 11वीं की एटलस है ना, 11वीं की एनसीईआरटी है, वहां अच्छे से दे रखे हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरी हैं: चिनाब, झेलम, रावी, बियास, सतलुज। ये 6 हैं टोटल इंडस को मिला के। 3 पाकिस्तान के पास है, 3 हमारे पास है। पाकिस्तान के पास है इंडस, चिनाब, झेलम, हमारे पास है रावी, बियास, सतलुज। इन 6 के 6 रिवर के एंशिएंट नाम आपको याद होने चाहिए, जो कि हमारा एंशिएंट का पार्ट है। तो ये सारा मैप आपके एटलस में होना चाहिए। ठीक है, यहां से ज्यादा हम नहीं करेंगे। आज के हमारे जो 5 क्वेश्चन है वो देखते हैं फटाफट। बहुत अच्छी बात है, बहुत से बच्चे आंसर कर रहे हैं। विच रिवर ऑफ इंडस सिस्टम लाइज कंप्लीटली इन इंडिया? इंडस का ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सी रिवर है जो कंप्लीटली इंडिया के अंदर है? कि बहुत सारे, मैक्सिमम रिवर जो है इंडिया से होती है पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन एक रिवर ऐसी है इन 6 में से जो इंडिया में ही खत्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर आर अलोकेटेड टू पाकिस्तान? 6 रिवर में से मैंने अभी बताया आपको कौन सी 3 रिवर पाकिस्तान को दी गई थी, वो आपको बतानी है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर चंद्रयान 2, नहीं चंद्रयान 3 लिखना चाह रहा था मैं। चंद्रयान 3 कहां पे लैंड हुआ, वो पॉइंट आपको बताना है। कौन से गवर्नर जनरल ने नेपाल की लड़ाई लड़ी थी 1816 में? मैंने आपको अभी बातों बातों में समझाया था। नेम द रिवर ऑन विच सलाल डैम इज कंस्ट्रक्ट? जम्मू कश्मीर में एक डैम है सलाल, 9th की एनसीईआरटी में है ये। सलाल डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, ये आपको बताना होगा। पांचों के पांचों आप आंसर करना, नहीं आता है तो गूगल से देख के आंसर करो भाई, लेकिन आंसर करना जरूर। जो लगातार 1 महीना कमेंट करेंगे उसमें टोटल 5 लोगों को, जैसे हमने लास्ट मंथ हमने प्राइज भेजे, तो आगे भी हम प्राइज भेजते रहेंगे। हमें भी मजा आता रहे, आपको भी मजा आता रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। थैंक यू।